अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग तारीख़ का जायज़ा लेंगे। क्या करेंगे कि दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कब और कहाँ कायम हुई और क्यों कायम हुई और ज़वाल से क्यों दो चार हुई। तो समझ जाइए कि 10 से लेकर के 15 तक बड़ी सल्तनतें हैं। कितनी सल्तनतें हैं? 10 से लेकर के 15 तक। और ये समझिए कि हम लोग 10वीं सदी से शुरू करेंगे। कब से शुरू करेंगे? 10वीं सदी से। और जायज़ा लेंगे और फिर ये देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सलीबी जंग से हम लोग शुरू करते हैं। कब से शुरू करेंगे? सलीबी जंग। सलीबी जंग किसे कहते हैं मालूम है? सलीबी जंग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग मुसलमानों से मस्जिद अक्सा वापस लेने के लिए जो जंग किए मिलजुल करके, उसको सलीबी जंग कहते हैं। और ये कई जंगें हुई, यानी 8 बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। कितनी? हाँ, 1095 से लेकर के 1291 तक। टोटल कितने साल हुए? 296 साल। ठीक है, इसमें 8 बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। तो कभी जीते कभी हारे, कभी जीते कभी हारे। बात समझ में आए? शुरू में वो लोग जीत गए थे, बाद में वो लोग क्या कर रहे थे? हार गए। यानी वो लोग जो है 1099 में मुसलमानों से मस्जिद अक्सा वापस ले लिए थे। मुसलमान मस्जिद अक्सा कब जीते थे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। बात समझ में आई? लेकिन उसको समझ जाइए कि 1036 में, ये 636 वगैरह में जो है मुसलमानों ने फतह किया था इसको। ठीक है, और 600 से लेकर 1099 में क्रिश्चियनों ने इसको क्या कर लिया? वापस ले लिया। और मुसलमान फिर जो है वापस लेने की कोशिश करते रहे 1187 में जो है वापस ले पाए, 88 साल के बाद। कितने साल के बाद? कौन लिए? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लोग ट्राई करते रहे कि फिर वापस लेना है। तो बड़ी बड़ी जंगें हुई। बात समझ में आई? लेकिन मुसलमान जीतने नहीं दिए। और अब देखो फिर जो है 1967 में फिर जो है ये इज़राइल के हाथों में चला गया है। पहले क्रिश्चियन ने वापस लिया था और अब फिर जो ज्यूज़ के अंडर में चला गया है। तो यहाँ से मामला हम लोग शुरू करते हैं। समझ जाइए कहाँ से? सलीबी जंग से। तो ये देखो सलीबी जंग में जब ये लोग बैतुल मक़दस एक मरतबा ले लिए किसी तरह, फिर जो है खो दिए, तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है मायूसी हुई, क्रिश्चियन वालों को, ये ख़ास तौर से यूरोप वालों को, कि हम लोगों में क्या ख़राबी है। कि एक तो ये है कि 7वीं सदी में हम लोग हार गए, और फिर जो है अभी लिए तो फिर हार गए। तो फिर सोचते सोचते उन्होंने कहा कि हम लोगों के अंदर ही ख़राबी होगी, हमारे मज़हब के अंदर ख़राबी होगी। मज़हब से मुराद ये है कि हमारे पोप लोग ख़राब हो गए हैं, पादरी लोग ख़राब हो गए हैं, चर्च में गलत काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। तो इन लोगों में जो है 3-4 तहरीकें उठी कि हम लोगों को अपने आप को सही करना है। क्या करना है? सही करना। तो उसमें सबसे बड़ी तहरीक जो थी इन लोगों की, वो थी निशात सानिया, निशात रिनाइसेंस। ठीक है, ये समझ जाओ कि 13वीं सदी से जो है 13 तो शुरू हो गई। फिर इसके बाद और आगे बढ़ा मामला। अब निशात सानिया में क्या था कि इल्म की तरफ लौटो। ठीक है, इल्म की तरफ लौटो और फ़न की तरफ लौटो, इल्म और फ़न की तरफ लौटो। फिर इसी में जो है इस्लाह मज़हब, क्या था? हाँ, रिफॉर्मेशन। क्रिश्चियनिटी में जो ख़राबी आ गई है तो उसको ठीक करो। एक बहुत बड़ी ख़राबी इन लोगों में क्या थी? ये लोग कहते थे तुम लोग कोई गुनाह ना कर दो ना, टेंशन लेने की बात नहीं है, हमसे तौबा के सर्टिफिकेट ले लो, 10,000 रुपये दे दो, लिख के दे देते थे, सारे गुनाह माफ़। तो अब कोई आदमी सुधरेगा जब सब माफ़ी हो जाएगा? तो वो जो है इस्लाह मज़हब, एक रिनाइसेंस कि लौटो इल्म के तरफ, फ़न के तरफ, और फिर मज़हब की इस्लाह करो। बात समझ में आए?
इसी वजह से इनके यहाँ दो फिरके पड़ गए, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। बात समझ में आए। इन दोनों में खूब जंगें भी हुई, लड़ाई वगैरह हो गई। और तीसरा फिर हुआ इनलाइटमेंट। बात समझ में आए। फिर ये लोग जो है साइंस की तरफ आगे बढ़े, आर्ट्स की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तीन बड़ी इनकी तहरीकें थी, निशात सानिया, रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन यानी इस्लाह मज़हब, और फिर इनलाइटमेंट। बात समझ में आई। तब इसके नतीजे में ये क्या हुआ कि इन लोगों के अंदर तरक्की हो गई। तो अब सबसे पहले ये लोग जो खोए थे वो स्पेन खोए थे, तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह के इसमें 710 में। तो यहाँ पर जो है मुसलमानों को भगाने की कोशिश कर रहे थे, कहते थे यहाँ पर मुसलमान आ गए हैं, कब से जो है यहाँ पे हैं, तो इनको हटाओ। अब इन लोगों की कमज़ोरी क्या थी कि ये लोग बिखरे हुए थे, पूरा मुल्क मुत्तहिद नहीं था। अब ये सब जब हुआ तो यहाँ पर ये लोग यूनाइट हो गए। बात समझ में आई। और इन लोगों को सबसे बड़ा जो झटका लगा, एक तो झटका यहाँ पे लगा बैतुल मक़दस में, पहला झटका तो लगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। दूसरा झटका लगा कि जब ये लोग 1099 में ले लिए थे, लेकिन 88 साल के बाद फिर वापस देना पड़ा। और तीसरा झटका इन लोगों को लगा कि इन लोगों का रोमन अम्पायर का जो कैपिटल था कुस्तुनतुनिया, वो भी हार गए। कब? 1453 में मोहम्मद अल-फातिह ने इसको भी जीत लिया। तो अब ये लोग यहाँ से भाग गए और ये इन लोगों का सेंटर था। बात समझ में आई। तो 1453 में जब इनके जो है पढ़े लिखे लोग जब भागे करके इटली वगैरह आए हैं, तो फिर यहाँ पर ये तीनों काम किए हैं, रिनाइसेंस का, रिफॉर्मेशन का, इनलाइटमेंट का। तो अब जो आदमी पढ़ेगा वो तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ में आई। तो अब ये लोग पढ़ना शुरू किए। मुसलमानों का मामला क्या था कि उनका जो असल टारगेट था शुरू दिन से कुस्तुनतुनिया फ़तह करने का। वो जब फ़तह हो गया तो रिलैक्स मूड में आ गए। ठीक है, अब आराम करने लगे, उन लोगों को जगा दिए और ख़ुद नींद में जाना शुरू किए। तो अब ये लोग बेदार हो रहे हैं और ये गफलत के शिकार हो रहे हैं। इसका पहला झटका ये लगा कि स्पेन से मुसलमानों को इन लोगों ने निकाल दिया। ट्राई ये लोग कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन कामयाबी कहाँ मिली? इनको यहाँ मिली। और ये बड़ी कामयाबी क्या थी कि 1492 में फॉल ऑफ गरनाता, स्पेन से सारे मुसलमानों को निकाल दिया गया, हुकूमत ख़त्म कर दी गई। बात समझ में आई। तो क्रिश्चियनों को सबसे बड़ी कामयाबी कहाँ मिली? स्पेन में 1492 में, कि मुसलमानों की हुकूमत यहाँ से ख़त्म करके भगा दिए सबको। ठीक है। अब इसके बाद जो है तो इस दौर में यानी सुपर पावर कौन था? सुपर पावर था खिलाफत उस्मानिया। बात समझ में आई। खिलाफत उस्मानिया जो है सिर्फ तुर्की में नहीं, यहाँ से ये समझे कि यहाँ से फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे, इतनी बड़ी हुकूमत थी। बात समझ में आए। और 1299 में कायम हुई थी और 1924 में ख़त्म हुई है। 1299 में कायम हुई है और 1924 में ख़त्म हुई है। यानी टोटल समझ जाओ कि कितना, 12 6 18 19, यानी 625 साल तक। उस ज़माने में इसका असल टक्कर जो था वो रशिया से था। खिलाफत उस्मानिया का असल टक्कर किससे था? रशिया से। क्योंकि रशिया में भी एक बड़ा बादशाह आया था, पीटर द ग्रेट। वो बहुत पावरफुल था और उसने भी जो है इल्म के तरफ, फ़न के तरफ आ गया, तो वो यहाँ पर बड़ा एम्पायर कायम कर लिया था। लेकिन यह है कि खिलाफत उस्मानिया वाले उसको जीतने नहीं देते थे, कभी वो जीत जाते थे कभी ये, लेकिन दोनों का टक्कर था। तो सुपर पावर कौन रहा? खिलाफत उस्मानिया। ठीक है। रशियन एम्पायर बड़ी एम्पायर थे, लेकिन उसके बादशाह वगैरह थोड़े सा करप्ट होने लगे, तो वो उतने असरअंदाज नहीं हुए। अब खिलाफत उस्मानिया की खूबी क्या थी? उसकी खूबी ये थी कि उन्होंने फ़ौज को बहुत अच्छे से मुनज़्ज़म किए थे और वेल ट्रेंड किए थे। उसके लिए उन्होंने क्या किए थे कि क्रिश्चियन इलाके से छोटे छोटे बच्चे को लाते थे और उनको फ़ौजी तरबियत के हिसाब से परवान चढ़ाते थे। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ाइटर होते थे। बात समझ में आए। तो फ़ौजी जंग में तो फ़ौजी काम आते हैं, तो इस लिहाज से ये लोग जो है पूरी दुनिया में छा जाते थे।
बाद में इनके अंदर ख़राबी आई, फ़ौज में भी ख़राबी आई, दरबार में भी ख़राबी आई, तो फिर जो है ये ज़वाल की तरफ जाने लगे। लेकिन बस्ती बसने में भी टाइम लगता है, उजड़ने में भी टाइम लगता है। तो पहला हम लोग देखें कि पहला 2 सुपर पावर की लड़ाई थी रशियन अम्पायर में और ऑटोमान अम्पायर में। कौन जीता? क्योंकि उसके अंदर खूबी क्या थी कि फ़ौज को बहुत अच्छे से उन्होंने मुनज़्ज़म किए थे, एक नए स्टाइल में किए थे। मुसलमान तो मुसलमान क्रिश्चियनों को ले आए थे और छोटे बच्चों से तरबियत करते थे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ कि 2 बड़ी ताकतें उठी, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। बात समझ में आए? अब ये दोनों ताकतें उठी तो इन दोनों में लड़ाई हो गई। अब इनके अंदर खूबी क्या थी? खूबी ये थी कि ये पानी में जो है बहुत ज़्यादा जो है महारत रखते थे, यानी जहाज़ वगैरह अच्छे अच्छे बनाए। बात समझ में आए? तो खिलाफत उस्मानिया वाले जो थे वो खुश्की के बादशाह थे और ये लोग जो थे क्या थे? पानी के बादशाह। जहाज़ वगैरह जो है उन्होंने ईजाद कर लिए। अब इनको जो है जब ताकत आई तो फलना फूलना था, तो मार्केट तलाशो, कहाँ जाओ। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से जो स्पेन ही से निकल करके आया था क्रिस्टोफर कोलंबस। कब आया था? 1492 में। जिस साल ये जो है मुसलमानों को यहाँ से निकाला है, उसी साल दुनिया को फतह करने के लिए अपना आदमी भेजा है क्रिस्टोफर कोलंबस को। वो निकला था किसको? इंडिया को तलाशने के लिए, चला गया अमेरिका की तरफ। बात समझ में आई? और एक पुर्तगाल का भी एक था वास्को डी गामा। अब वो यहाँ से तलाशते यहाँ कालीकट आया। बात समझ में आए? तो ये इन दोनों की लड़ाई थी, तुम निकलोगे तो हम भी निकलेंगे। अब ये जो है इंडिया को क्यों तलाश रहे थे? तो उस ज़माने में 2 ही बड़ी ताकतें थी जिनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी। ताकत तो नहीं थी लेकिन दौलत बहुत ज़्यादा थी। एक बर्रे सग़ीर इंडिया पाकिस्तान और एक जो है चाइना। बात समझ में आए? इन दोनों के पास बहुत दौलत थी। अब ये दौलत के चक्कर में आ रहे थे। अब ये स्पेन वाले सबको मालूम था कि इंडिया में दौलत है, रास्ता भी मालूम था, आते जाते भी थे। लेकिन अब क्या था कि इनकी नीयत थी कि अब हमको लूटना है। बात समझ में आए? लेकिन लूटने के रास्ते में क्या आया कि खिलाफत उस्मानिया आके बैठ गई। तो अब इधर से जो है चाइना भी नहीं जा सकते और इधर से वो इंडिया भी नहीं आ सकते, रास्ता ब्लॉक हो गया। तो अब ये सोचे कि अल्टरनेट रास्ता तलाश करें। खुश्की का कोई रास्ता नहीं था, ना रेशमी जो है सिल्क रोड था, ना ये रोड था, किधर से जाएं। तो फिर ये समंदरी रास्ता तलाश किए। तो एक जो पहुंच गया अमेरिका और एक जो है वो इंडिया आने में कामयाब हो गया। बात समझ में आई? अब इन दोनों में जो है आगे कौन निकल गया? तो पहले तो यह है कि ये लोग जब 2 खोज लिए तो इन लोगों ने पहले कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इलाका बांट लेते हैं। तो इन लोगों ने ऐसे खींच करके इलाका बांट लिए। पुर्तगाल वालों ने कहा कि भाई इस इलाके में कहीं भी हम जो है कॉलोनी वगैरह बना सकते हैं, ये हमारा इलाका रहेगा। स्पेन को कहा कि तुम इधर चले जाओ और इधर चले जाओ। दोनों ने एग्री किया कि ठीक है, हम इधर इलाके में जाते हैं और आप इधर इलाके में जाओ, आप देखते हैं कि कौन आगे निकलता है। तो ये पूरा इलाका जो है यानी लैटिन अमेरिका जो भी है पूरा, यानी समझिए कि कनाडा और यूएसए को छोड़ करके जितने भी ममालिक हैं उसमें से ब्राज़ील को निकाल दो, बिलीज़ को निकाल दो और गुयाना को निकाल दो और सूरीनेम को निकाल दो। उसके अलावा जितने भी ये सब ममालिक है ये सब स्पेन ने कब्ज़ा कर लिया। बात समझ में आई? अब मामला क्या हुआ, और इधर जो फिलिपीन वगैरह को भी कब्ज़ा कर लिया। अब दोनों में आगे कौन निकला? स्पेन में, पुर्तगाल में? स्पेन। क्यों? उसका किस्मत ने साथ दिया। हाँ, जिस इलाके में उसने जब कब्ज़ा किया उस इलाके में सोना चांदी निकल लिया ख़जाने की तरफ से, ख़ास तौर से मैक्सिको से और पेरू वगैरह से। बात समझ में आए? तो अब यहाँ से सोना जा रहा है भर भर करके। बात समझ में आए? और इसको आदमी कम पड़ रहा है तो यहाँ से ग़ुलाम खरीद के ला रहा कि कान में काम करो और यहाँ सोना भेजो। अब जब सोना ही चला जाएगा तो कोई काम करेगा? बैठ करके खाने लगे। तो फिर दौलत आ रही है, बैठ के खा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उससे महंगाई बढ़ती चली गई। तो 100-150 साल तो खूब इंजॉय किए। एक वक्त आया कि यहाँ पर जो है ख़जाने कम पड़ने लगे, लेकिन ऐश करने की तो आदत थी। जैसे सऊदी अरब में जो है तेल निकल गया तो लोग ऐश करते, काम नहीं करते हैं।
अब तेल अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? तो इन लोगों को सोना चांदी बंद हो गया, तो अब ये क्या करने लगे, उधार लेना शुरू कर दिए, क्योंकि ऐश की आदत पड़ जाती है तो आदमी छूटता नहीं है। तो फिर ये यूरोप वालों से उधार लेना शुरू किया। बात समझ में आए? लेकिन उधार भी कब तक मिलेगा? एक वक्त आया को मना कर दिए, तो ये लोग जो है बैंकरप्ट होने लगे। बात समझ में आए? तो इस लिहाज से इसकी सल्तनत का ज़वाल हो गया। अब पुर्तगाल का मामला क्या आया कि एक वक्त ऐसा था कि इनको बादशाही नहीं मिला, तो एक वक्त में तो ऐसा आया कि ये जो है स्पेन के साथ यूनाइट हो गए। बात समझ में आए? ये 1580 के करीब जो है 1560 में या 80 में स्पेन के साथ ही यूनाइट हो गए और 60-70 साल के लिए यूनाइट रहे। तो ये तो ऐसे ही कमज़ोर हो गए। और पुर्तगाल वालों ने जो कॉलोनी बनाया वो कहाँ पे बनाया? इसकी सबसे बड़ी अमीर कॉलोनी थी ये ब्राज़ील, इसीलिए आज यह पुर्तगाली लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। बकिया इस सब में जो है स्पेनिश बोली जाती है। बात समझ में आए? और इधर जो है अमेरिका में आया कौन? बरतानिया, ब्रिटिश एम्पायर। और कनाडा में आया कौन? फ्रांस। बात समझ में आए? लेकिन इन दोनों की लड़ाई हुई तो फ्रांस हार गया और बरतानिया जीत गया। तो इस लिहाज से ये अमेरिका और कनाडा दोनों बरतानिया का हो गया। तो अब ये है कि पहले जो है खिलाफत उस्मानिया और रशियन एम्पायर में टक्कर हुआ। कौन आगे निकला? खिलाफत उस्मानिया और रशियन एम्पायर सिकंडी हो गया। इसके बाद किसका दौर आया? स्पेन और पुर्तगाल का। उसमें से स्पेन निकल गया आगे। दोनों क्यों आगे निकले? क्योंकि जहाज़ में जो है आगे थे। लेकिन इन दोनों में कौन आगे निकल गया? स्पेन, क्योंकि उसको सोना हाथ लग गया। पुर्तगाल वाले जो है सिर्फ अफ्रीका के कोस्ट पर ही सिर्फ जो है वो पोर्ट बनाते थे, कहते थे कि हमको जो अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, खाली हमको तिजारत करने तो बस हो गया। अब बीच में उसको बादशाही नहीं मिला, जिसकी वजह से उसका ये हो गया। अब इसी दरमियान में वो जो 3 तहरीकें थी वो चल रही थी, रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन, इनलाइटमेंट। उसके नतीजे में यहाँ पर जो है तरक्की हुई। और तरक्की क्या हुई कि इल्म का बोलबाला हो गया। बात समझ में आए? और एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया इल्म के मैदान में कि ये लोग जो है पहले मज़हब कुछ नहीं पढ़ते थे, पहले मज़हब पढ़े, बाइबल पढ़े, उसके बाद जो है दुनिया भी पढ़े। बोले साइंस पढ़ो, मंतिक पढ़ो, तो भी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। एक नई ईजाद किए ये लोग, जिसकी वजह से ये लोग बहुत आगे निकल गए। और वो क्या था मालूम है? एक्सपेरिमेंट। क्या किए? हाँ, बोले कि सिर्फ मंतिक पढ़ने से नहीं होगा, अरस्तु के मंतिक, इसके मंतिक उन्तिक से नहीं। अकल ठीक है, लेकिन असल चीज़ जो है वो तजुर्बा है। मुसलमान भी जो है ज़्यादा मंतिक ही पढ़ते थे, एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। जबकि अल्लाह ताला ने कहा था इन्नस्समा वल बसर वल फुआद कुल्लु ला काना मसूला, आँख कान सब दिए, तजुर्बा करो। अब मंतिक में और एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क है बताएं? जैसे तुम एक छत पे जाओ और छत पे जाओगे तो अगर तुम्हारे हाथ में जो है एक गोला है लोहे का और दूसरे हाथ में भी लोहे का गोला है और एक 10 किलो का है और एक 20 किलो का है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ से मैं गिराता हूँ 7 फ्लोर से, बोलो सबसे पहले कौन नीचे गिरेगा? तो तुम लोग कहोगे जो है अकल कहती है कि पहले भारी वाला गिरेगा 10 किलो वाला, और 1 किलो वाला हल्का है तो स्लो गिरेगा। लेकिन तजुर्बा करके देखोगे तो दोनों सेम टाइम में गिरेगा। तो अकल कुछ और कहती है, तजुर्बा कुछ और कहता है। तो फिर जो है ये लोग तजुर्बा पे जो है आना शुरू हुए कि भाई ठीक है, अकल क्या कहती है, तजुर्बा करके देखो। अब तजुर्बा करने से बहुत फ़ायदे रहते हैं। बात समझ में आए? लोग पत्थर में पत्थर टकराओ, देखो चिंगारी निकला, आग निकल गई। अब अकल तो नहीं कहती कि इससे आग निकलेगी पत्थर टकराने से, लेकिन तजुर्बा करोगे तो हो जाता है। लेकिन तजुर्बा में कभी कभी जो है गलत भी तजुर्बा करने लगता है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो जानते हो, वो देखा, अकल लगाया कि मुर्गी जो अंडा पे बैठती है तो बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो देखा, एक दिन माँ जो डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी, वो मुर्गी का अंडा रखा हुआ था, वो सारे अंडा को जो है सरिया के रखा और उसी पे जाके खुद बैठ गया। तो सारा अंडा फूट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? तो ऐसा भी तजुर्बा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आए? लेकिन तजुर्बा का मतलब क्या था कि मुर्गी के बैठने से चूज़ा नहीं निकलता है, बल्कि मुर्गी के बैठने की वजह से जो गर्मी पैदा होती है उससे जो अंडा चूज़ा बनता है। ये एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरह से जो है मंतिक के बजाय वो लोग किस पे ध्यान देने लगे? तजुर्बा पर। जैसे भाप, कोई खाना बना रहा था, देखा ढक्कन हिल रहा, कहा ढक्कन क्यों हिल रहा भाई, भूत है क्या अंदर? तो कहा नहीं भाप।
तो भाप में क्या ताकत है जो ढक्कन को हिला दे? तो कहा हाँ। तो अब ये है कि बहुत ज़्यादा जो है तेज़ आंच दे दें और तेज़ भाप निकले तो पता चला स्टीम इंजन पैदा हो गया। भाप में ताकत है, पानी से बिजली पैदा किया जा सकता है। तो इस तरह तजुर्बा के दौर में ये लोग आ गए। अब मुसलमान लोग मंतिकी पढ़ते रह गए। बात समझ में आए? तो अब ये आगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो ये जो इल्म का शिफ्ट हुआ मंतिक के बजाय, लॉजिक के बजाय एक्सपेरिमेंट पे, इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, मशीनों का दौर आ गया। पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब जब मशीनों से काम होने लगा। बात समझ में आए? जैसे पहले ज़माने में ढलाई होता था तो 100 मज़दूर लगाने पड़ते थे मसाला बनाने के लिए, अब मशीन आ गई, 4 मज़दूर बना देता है। बात समझ में आए? तो ये मशीनों का दौर यहाँ पर आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये समझिए कि 1760 से लेकर के 1840 तक 80 साल जो है ये क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर है। अब इसमें ये लोग आगे निकल गए, फ्रांस वाले और बरतानिया वाले और नीदरलैंड वाले और बेल्जियम वाले, 4। अब चारों में कंपटीशन होने लगा। बात समझ में आए? तो इसमें कौन जीते? इसमें जो है बरतानिया जीत गया। कौन जीत गया? बरतानिया जीत गया, क्योंकि इसके पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था अपना। एक तो ये जजीरा है, बात समझ में आए, यहाँ पर कोयला वगैरह निकल गया और इसको कोई अटैक नहीं करता था और इस सब पर आपस में लड़ाई होती रहती थी, जिसकी वजह से ये आगे निकल गया। अब फिर इसने जो कॉलोनी बनाया तो उसके ज़रिए से वैसे ही तरक्की हो गई जैसे स्पेन की हुई थी। इसने क्या किया? अमेरिका को ग़ुलाम बनाया, ठीक है, इंडिया को ग़ुलाम बनाया, चाइना को ग़ुलाम बनाया, साउथ अफ्रीका को ग़ुलाम बनाया। अब ये क्या करता था, इंडस्ट्री में क्या सामान बनता है, तो अब अगर जो है कपड़ा बनाना है तो अगर तुम 1 मीटर कपड़ा बनाओगे और 100 रुपया उस पर आता है तो 90 रुपया तो उसमें मटेरियल लग जाएगा ना, 10 ही रुपये फ़ायदा होगा। इसने कहा रॉ मटेरियल ही फ्री में लेना है। बात समझ में आए? तो रॉ मटेरियल के लिए ये जो है इंडिया आ गया। यहाँ के लोगों का कहा कि रुई उगाओ, और कपड़ा कलर करना है तो समझे नील उगाओ। बात समझ में आए? इन लोगों को कहा गन्ना उगाओ, मिठाई खाना है, खेत तुम्हारे पास है। और ये लोग जहाँ जाते थे तो वो बीमारी भी साथ ले जाते थे। बात समझे? चिकन पॉक्स वगैरह, उसकी वजह से वहाँ के लोग मर जाते थे तो लड़ना भी नहीं पड़ता था। अब यहाँ पर ज़मीन तो है लेकिन आदमी नहीं काम करने के लिए, तो ये लोग अफ्रीका से आदमी को ले आए, गुलाम को पकड़ पकड़ के लेकर के आ गए। बात समझ में आए? तो अफ्रीका से गुलाम आ रहा है फ्री में, यहाँ पे ज़मीन है सस्ते में फ्री में, यहाँ पे गन्ना उगाया जा रहा है और यहाँ पे जो चीनी बन रहा है, मिठाई बन के पूरी दुनिया में जा रहा है। यहाँ पे जो है रुई उगाया जा रहा है, धागा बनाया जा रहा है, यहाँ आगे सिलाई हो रही है और फिर इसी मार्केट में लोगों में बेच भी दिया जा रहा। तो जब रॉ मटेरियल का पैसा ही नहीं लगेगा तो 100 रुपया मीटर है अगर, तो उसमें कम से कम 80 रुपया फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? तो वो कारखाना वाला तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी वजह से जो है इनकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल में पैसा ही नहीं लगता था। बात समझ में आए? मज़दूर भी फ्री में, गुलाम बना लिए सब लोगों को, ज़मीन भी फ्री में, इस लिहाज से बहुत तरक्की हो गई। लेकिन उसके बाद जब तरक्की हुई तो लोग कहते हैं कि भाई हमको भी मिलना चाहिए हिस्सा, ये खाली फैक्ट्री वाले ही मालिक सभी पैसा कमाए जा रहे हैं। अब जैसे एक फैक्ट्री है, उसमें जो है 100 लोग काम कर रहे हैं और उसमें जो है 1 लाख रुपया फ़ायदा हुआ, तो पता चला कि जो है 90,000 जो है वो फैक्ट्री वाला उठा लिया और 10,000 में जो है वो सारे 100 में बांट दिए, तुम लोग भी सैलरी ले लो। तो फैक्ट्री वाले के पास पैसा ज़्यादा जमा हो जाएगा कि नहीं? इनके पास जो है पैसा कम रहता था, तो मज़दूर वगैरह की हालत बहुत ख़राब होने लगी। इंडस्ट्री वगैरह बनने की वजह से खेती बाड़ी का बहुत नुकसान होने लगा। तो देहातों से मज़दूर वगैरह खिंच खिंच करके आप कारखाना में जाते थे काम करने के लिए, अब कारखाने में सही सैलरी नहीं मिलती थी, तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी कि देहातों में रह नहीं सकते क्योंकि वहाँ अब जॉब नहीं है, मशीन ईजाद हो गया है और यहाँ पर जैसे ही सैलरी नहीं मिल रही है तो पब्लिक को गुस्सा उठेगा कि नहीं उठेगा? तब फिर लोग कहते थे कि ये बादशाही गड़बड़ है, पूरा पैसा वही खा रहा है, तो बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत। तो यहाँ पर जो है पहली बगावत तो इन लोगों ने किया, कॉलोनी वालों ने। यहाँ पर जो है USA में
बरतानिया की 13 कॉलोनी थी। कितनी कॉलोनी थी? इन लोगों ने बगावत कर दिया और आज़ादी का ऐलान कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाता था। अब इन लोगों में पहले क्या था कि ख़ास तौर से बरतानिया और फ्रांस में टक्कर था कि हम सुपर पावर हैं तो हम सुपर पावर हैं। तो इन लोगों की जंग हुई 7 साल, जिसको 7 ईयर वॉर बोलते हैं। कब से कब तक हुई? 1756 से लेकर के 1763 तक, 7 ईयर हो जाए। ये अमेरिका में भी जंग हुई, अफ्रीका में भी और इंडिया में भी, हर जगह। रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला फ्रांस हार गया और बरतानिया जीत गया, तो वो सुपर पावर बन गया। लेकिन जो है जंग की वजह से उसके भी ख़जाने खाली हो गए। जंग में तो पैसा लगता है, तो अब वो अपनी कॉलोनी पे ज़्यादा टैक्स लगाने लगा कि ज़्यादा टैक्स दो। वो ज़्यादा टैक्स लेने के चक्कर में यहाँ पर जो कॉलोनी थी उसकी, वो लोग भड़क गए। और अमेरिका में कौन लोग आगे बसे हुए मालूम है? यहाँ पे जो वो लड़ाई चल रही थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, इनकी आपस में, तो जिनको ये लोग सताते थे, मारते थे, पीटते थे, वही लोग भाग भाग करके इधर आ गए। बात समझ में आए? बादशाह किसी से नाराज़ है तो जान बचा के चलो अमेरिका। तो ये लोग जो है पढ़े लिखे थे और गलत काम को देख करके रोकते थे, टोकते थे। बादशाह जब मारने आता था तो ये भाग करके यहाँ आ गए थे। तो ये सब समझिए कि भगोड़े लोग थे, लेकिन टैलेंटेड लोग थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है कि यूरोप वालों ने क्या किया था, यहाँ पर कैदियों को ला करके रखते थे। इतने ज़्यादा कैदी हो गए कि ऑस्ट्रेलिया ही बन गया। बात समझ में आए? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्या है? कैदियों का मुल्क है। वो लोग फ़ख्र भी करते हैं, हमारे बाप दादा कैदी थे, क्रिमिनल थे, लेकिन हम लोग ठीक हैं। तो अब यहाँ पर जो है कौन सुपर पावर बना? बरतानिया। फ्रांस कब हारा? 7 ईयर वॉर में। अब उसमें बरतानिया तो जीत गया, लेकिन कर्जा में आ गया। उसने कर्जा निकालने की कोशिश किया कि टैक्स के ज़रिए से न, वो टैक्स ज़्यादा बढ़ाया तो इन लोगों को गुस्सा आ गया। इन लोगों ने जंग ऐलान कर दिया और 1776 में क्या किया? अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और 7 साल जंग किया और आज़ादी मिल भी गई। बरतानिया वाले इन लोगों को आज़ादी दे दिए। तो अब जो है बरतानिया का भी ज़वाल शुरू हो रहा कि नहीं हो रहा? धीरे धीरे आप देखोगे कि जो है अब ये लोग जो है जब कॉलोनी बनाते थे और या फिर रॉ मटेरियल लेते थे, तो उसमें क्या है? लालच, हम आगे बढ़ें। जबकि दौलत की कमी नहीं थी, सबसे आगे थे ये लोग, लेकिन और ज़्यादा तुम्हारे पास 10 कॉलोनी है, हमारे पास 15 है। अब ये फ़ख्र की बात, तुम्हारे पास 15, हमारे पास 17 है, तुम्हारे पास 17, हमारे पास 19 है। अब इसकी जो है लड़ाई हो गई। इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ लोगों को एहसास हुआ कि ये लोग जो है जब आगे बढ़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। तो 2 बड़ी ताकतें यहाँ पर बढ़ के आई, एक जर्मनी और एक इटली। ये लोग बिखरे हुए थे, ये लोग भी बोले हम लोग भी यूनाइट होंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ है? 1771 में। ये 1871 में ऑटोमान बिस्मार्क नाम का एक आदमी था, उसने पूरे जर्मन को क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया, एक मुल्क बना दिया। इसी तरह 2-4 जो है स्कॉलर थे इटली में, उन्होंने भी कहा जब जर्मनी बन सकता तो हम भी बनेंगे। उसने भी 1871 में इटली को यूनाइट कर दिया। अब ये 2 बड़ी ताकत आ गई। बात समझ में आए? अब इन लोगों ने जो है हिस्सा मांगना शुरू किया कि अगर तुम कॉलोनी बनाते हो तो हमको भी दो। तो अब पूरा अमेरिका, तो ये लोग जो स्पेन वगैरह सब जो बनाए हुए थे, इधर पूरा जो है जगह ही खाली नहीं थी, सिर्फ अफ्रीका बचा था। तो इटली और जर्मनी ने कहा कि भाई कम से कम जो है जो बचा हुआ उसमें से हिस्सा दो। तो इन लोगों ने, ऑटोमान बिस्मार्क ने बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलाया 1884 में। कब बुलाया? 1884 और से चला और 1885 तक, यानी 4-5 महीना चला। तो इसमें कहा गया कि कम से कम इसमें से हिस्सा दो हम लोगों को। तो कहा ले लो। तो कैसे किया जाए? कहा देखो जो जहाँ पर जो है हुकूमत बना ले वो उसका है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इधर जो है ये आ गया, इधर कोई और आ गया, इधर कोई और आ गया। बरतानिया वाले पहले ही से थे, जो बचा था इसमें से ये लोग बात उठकी है। लेकिन जर्मनी की किस्मत ख़राब थी। क्या ख़राब थी मालूम है? कि जहाँ पर जो है फ्रांस के और या बरतानिया की कॉलोनी थी, वो लोग बगावत नहीं करते थे, और जर्मनी वाले जिसको कब्ज़ा किए कॉलोनी बनाए वो लोग लड़ाई करते थे, चैन से रहने ही नहीं देते थे। तो जर्मनी वाले का मूड ख़राब हो गया। इधर इटली वाला भी जो है सोमालिया में, इरिट्रिया में, लीबिया में, वहाँ भी लड़ाई।
इन दोनों का मूड ख़राब हो गया कि भाई ये लोग तो सुकून से कॉलोनी बना करके ऐश करते हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग बगावत कर देते हैं। कहा ये सब झंझट ही छोड़ो, ऐसा करते हैं यूरोप ही को जो है हड़प लेते हैं, ताकत आ ही रही है, ठीक है, तो हड़प लेते हैं। इससे पहले जो है फ्रांस जो हारा था 1763 में, तो उसका एक बड़ा जो है लीडर पैदा हुआ। और उससे पहले मैं ये बताऊं कि अमेरिका को आज़ादी मिली है कब? 1883 में ऐलान किया था, 76 में। उसका देखा देखिए फ्रांस में भी इनकलाब आ गया। गरीबों ने कहा हम भी टैक्स नहीं देंगे, बादशाह को मारो। बादशाह को उन लोगों ने भी मार दिया। बात समझ में आई? वहाँ पे खाना जंगी हो गई। खाना जंगी में एक फ़ायदा उठाया एक जर्नल था, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में वो कब्ज़ा कर लिया फ्रांस पे और 1815 तक रहा वो। उसमें उसने पूरे यूरोप को पिटपिटा मचा दिया। बात समझ में आई? कहा पूरा यूरोप मेरा है। एक मरतबा तो हम लोग हार गए थे, अब दोबारा हम ट्राई करते हैं। स्पेन को उसने फतह कर लिया और अपने भाई को बैठा दिया, कहा यहाँ पे तुम हुकूमत करोगे। नीदरलैंड को फतह कर लिया, कहा एक भाई को यहाँ बैठा दिया। इटली को फतह कर लिया, कहा एक भाई यहाँ रहेगा। आज चला रशिया फतह करने के लिए और पता चला 1812 में हार गया। क्यों? ठंडी लग गई। बात समझ में आए? क्योंकि रशिया में ठंडी बहुत होती है, वहाँ के फौजियों को आदत थी ठंडी झेलने की, इसको आदत नहीं थी, चरमरा गया सब। तो पकड़ करके जो है वाटरलू की जंग में 1815 में इसको ये कर दिए, उसको जला वतन करके जो है इधर भेज दिए। वो फिर जो है किसी तरह बच के आ गया। अब फिर वो बादशाह बन गया, फिर लड़ाई किया, फिर पकड़े, फिर उसको यहाँ पर लाए और फिर 18 से 21 में वो मर गया। तो ये जो है फ्रांस वाले भी हार नहीं मानते, जल्दी ट्राई करते रहते हैं। लेकिन अब जो है दो ताकतें आ गई, जर्मनी और इटली। कौन? हाँ, पहले कौन सा था? खिलाफत उस्मानिया और रशिया। दूसरे नंबर पर कौन आया? स्पेन और पुर्तगाल। तीसरे नंबर पर असल टक्कर किससे हुआ? बरतानिया और फ्रांस। उसमें कौन जीता? बरतानिया। अब दो बड़ी ताकतें आ गई, कौन? जर्मनी और इटली। बात समझ में आए? कि हिस्सा तो हिस्सा मिल नहीं रहा था। उसने कहा कि कोई बहाना लगा करके इन लोगों के अटैक कर देंगे। इसके वजह से हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। क्या हुई है? 1914 से लेकर के 18। ये असल में क्या है? लालच की लड़ाई है। क्या है? बात समझ में आए? कि और हमको चाहिए और कॉलोनी क्या बनाए, तुम ही को हम हड़प लें। तुम पूरी दुनिया से हड़प के लेके आओ, हम तुमको हड़प लेंगे। बात समझ में आए? और इसमें खिलाफत उस्मानिया वाले भी शामिल हो गए। क्यों? रशिया वाले जो है खिलाफत उस्मानिया को खाना चाह रहे थे। तो इसको देखा कि अच्छा मौका है, ये हम पर नीयत ख़राब किया हुआ, तो हम भी शामिल हो जाते हैं। तो पहली जंग अजीम जो हुई है वो किस वजह से? लालच की वजह से, हड़पना। बात समझ में आए? सब्र नहीं, किनात नहीं, जितना है उतना ही पे खुश नहीं, बल्कि और जैसे बहुत सारे लोग जो है करोड़ों कमाते रहते हैं, फिर भी जो है और के लिए परेशान रहते हैं। तो ये जो है पहली जंग अज़ीम है। उसमें क्या हुआ कि ये और के चक्कर में जो है जर्मनी हार गया, खिलाफत उस्मानिया भी हार गया। लेकिन जर्मनी वाला हार नहीं माना, जैसे फ्रांस वाला हार नहीं माना था। उसका कौन पैदा हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट। इधर कौन पैदा हो गया? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। उसने कहा हम बदला लेंगे, अभी वो हमारा बादशाह बेकार था, हम लोग जीत रहे थे, वो उसने जो सरेंडर कर दिया, बेवकूफ़। फिर जो फौज तैयार किया और टकरा गया किससे? उसी से। और कब? 1939 से 1945 तक। फिर दोबारा हार गया। इसी बीच में एक और को भी जो है ख्वाब आया कि हम भी सुपर पावर बन जाएंगे। कौन? जापान। अगर यूरोप वाले बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? वो भी जो है अंगड़ाई लिया, फिर उसको 2 बम डाल दिया, वो शांत बैठ गया। बात समझ में आई? तो अब खिलाफत उस्मानिया रशिया में टक्कर हुआ, कौन जीता? खिलाफत उस्मानिया। स्पेन पुर्तगाल में टक्कर हुआ, कौन जीता? स्पेन जीता। फिर उसके बाद बरतानिया फ्रांस में हुआ, कौन जीता? हाँ। फिर इटली और जर्मनी में हुआ तो कौन जीता? इटली जीता, ये जर्मनी जीता। लेकिन ये दोनों हार गया किससे? उसी बरतानिया से। बात समझ में आए? इसी बीच में कह रहा था एक बड़ा स्कॉलर पैदा हुआ, कार्ल मार्क्स। कौन पैदा हुआ? वो बार बार कह रहा था कि देखो कारखाना में जो काम होता है
तो पूरा पूरा फ़ायदा कौन ले जाता है? कारखानदार। और मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता है। तो ये मज़दूर लोग झेलते झेलते एक दिन तुम लोगों को पीट देंगे। तो बेहतर से यह है कि तुम लोग उसको हिस्सा दो ज़्यादा से ज़्यादा। ये लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहा कि देखना आज न कल जो है ये मज़दूर लोग इनकलाब लाएंगे। अब मज़दूर लोग इनके पास आते थे, पूछते थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं, मेहनत करते हैं, पैसा ही नहीं मिलता। वो कहते थे उठा के फेंक दो कारखानदार को, इतने तादाद में हो तुम लोग, 1-1 हज़ार मज़दूर काम करते हो, एक कारखानदार है, उठा के फेंक दो उसको। लेकिन लोग डरते थे। बिल आखिर उसकी बात पर अमल हुआ कब? पहली जंग अज़ीम में जब रशिया हार रहा था तो यहाँ पर बगावत हो गई, और यहाँ पर जो है मज़दूरों की बगावत हुई, जिसको बोल्शेविक बगावत बोलते हैं, 1917 में। बात समझ में आए? और इसने फिर जब मज़दूरों की एक हुकूमत कायम हुई 1922 में, इसको बोलते हैं USSR। बात समझ में आए? अब ये एक पावरफुल आ गया। इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन में जो यहाँ पर जो 13 कॉलोनी थी अमेरिका की, ये बढ़ते 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 पूरा अमेरिका पे छा गया। 50 स्टेट्स हो गए, अलास्का भी खरीद लिया। तो ये भी बड़ा पावरफुल था, और ये एक USSR पावरफुल था। और इन दोनों की फिर अब लड़ाई शुरू हुई। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आगे था, और ये कौन था? पीछे था। बात समझ में आई? इसीलिए USA इसको कंटेन करना चाहता था, रोकना चाहता था, ये भागा जा रहा था। लेकिन इसकी गलती क्या हुई कि ये ज़्यादा खाली हथियारें बनाता था। अब हथियार तो आदमी खाएगा नहीं ना। बात समझ में आए? तो इन लोगों की कम्युनिस्ट हुकूमत थी। ये लोग एक नए तरह की हुकूमत बना के सारे मज़दूर मिल जाओ और ऐसा करो, सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे फैक्ट्री में, जो फ़ायदा होगा सब में बांटा जाएगा। 100 मज़दूर है, 100 रुपया कमाई हुई है, 1-1 रुपया सबको मिलेगा, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। तब उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि कल हो करके लोग आलसी हो जाते हैं। अरे वो तो मिलना ही है, जितना सबको बराबर होगा तो बैठे रहो। और अपना कारखाना रहता है तो फिर जो आदमी नया नया आइडियाज़ लाता है। बात समझ में आए? तो इधर आइडियाज़ की कमी होने लगी USSR में। बात समझ में आए? इधर जो है पर्सनल कारखाना था तो लोग इनोवेशन करता था, नया नया एक्सपेरिमेंट करता था, नए नए ईजाद करते थे। तो ये आगे निकल गया, ये पीछे रह गया, और ये 1991 में टूट गया। बात समझ में आए? तो फिर सुपर पावर कौन रह गया? अमेरिका। अब इसको टक्कर देने के लिए आ गया है कौन? चाइना। बात समझ में आई? तब अमेरिका जो है वो इनोवेशन की वजह से ज़िंदा है। किसकी वजह से? हाँ, नई नई चीज़ ईजाद में ले आता है। जैसे ही USSR हारा हथियार के दौड़ वगैरह में उसने नया इनोवेशन कर दिया, ये कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना, उसमें वो आगे निकल गया। बात समझ में आए? तो जो नया ईजाद करेगा वही आगे निकलेगा। बात समझ में आए? अब इन दोनों का असल टक्कर होना है, अमेरिका और चाइना का। अब एक नए दौर में जो है लोग प्रवेश कर गए हैं। अब वो नया दौर क्या है? AI का ज़माना। क्या है? अब AI में जो बाजी मारेगा वही आगे निकलेगा, AI में जो पीछे रह जाएगा वही। तो अब इंडस्ट्री में और AI में क्या फ़र्क है? इंडस्ट्री में जो काम हाथ से करते थे उसमें स्पीड बढ़ गया। यानी कोई काम हाथ से अगर हम जो है 1 घंटा में 1 पेज लिखते थे तो टाइपिंग से जो है 10 पेज लिखना लगे। हाथ के काम को आसान कर दिया, पाँव के काम को आसान कर दिया। यानी समझिए कि पाँव से साइकिल चलाते थे तो आप जो है बाइक आ गई तो आप तेज़ी से पहुंच गए। जो 1 घंटा में पहुंचते थे वो 10 मिनट में पहुंच गए। ये इंडस्ट्री हुई। AI का मतलब वो काम जो आदमी दिमाग से करता है वो मशीन कर देगा। बात समझ में आई? तो अब इस काम में जो आगे निकलेगा वही होगा। तो इन दोनों का टक्कर होगा, USA वर्सेस चाइना। अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है मुसलमानों के लिए। अब वो बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि AI से फ़ायदा बहुत होगा लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उसके वजह से इन लोगों का ज़वाल भी होगा। क्या नुकसान होगा मालूम है? नहीं, AI की वजह से यानी कुछ भी पूछना है फटाक से ChatGPT से पूछो। कोई कहे मौलाना से पूछ लो, अरे जाने दो मौलाना, ChatGPT है ना, ये फतवा पूछ लो, ये मसला पूछ लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो,
हर चीज़ कौन कर रहा है? चैट जीपीटी ये सब करेगा, एआई करेगा। उसके वजह से इंसानों की वैल्यू घट जाएगी। बड़ा से बड़ा स्कॉलर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बात समझ में आए? बड़ा से बड़ा इमाम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बड़ा से बड़ा प्रोफेसर की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोफेसर कुछ भी तो इंसान है। 10 सवाल बताएगा, 5 नहीं बताएगा। ये तो हर कुछ बता देगा। तो उसकी वजह से लोगों की निगाह में किसकी वैल्यू होगी? हाँ, मशीनों की। इंसान की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी। जब इंसान की वैल्यू दुनिया में कम होगी तो इंसान को धक्का लगेगा, क्योंकि इंसान तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहता है ना। अब वो जो है ज़िंदगी भर कमा करके बच्चे को पाला पोसा है, अब वो चैट जीपीटी का माहिर है, आदि है, वो बाप को कुछ समझेगा ही नहीं। अरे आप कुछ नहीं है, सब काम उधर से होता है। तो इंसान को चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी देखो अमेरिका वगैरह में माँ बाप को उठा करके ओल्ड हाउस में डाल देते कि नहीं डाल देते? क्या तुम लोग कोई फ़ायदे के नहीं हो? लैपटॉप फ़ायदा का, वो एकदम संभाल के रखते। तो उसके वजह से बहुत सारे लोग महरूम होंगे और नफ्सियाती जो मरीज़ होने लगेंगे। इसमें मुसलमानों के लिए अच्छा मौका आएगा। मुसलमान अगर जो है फैमिली सिस्टम को अगर ज़्यादा मजबूत कर लेंगे और रूहानियत पर अगर ज़्यादा जोर देंगे तो चैट जीपीटी वगैरह से फ़ायदा भी उठाएंगे। और फैमिली सिस्टम की वजह से क्या रहता है कि एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम रहती है। फैमिली सिस्टम में तो ये रहता है ना कि माँ बाप कुछ भी हो जाए उसकी इज़्ज़त बहुत है। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, माँ की इज़्ज़त है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 1 रुपया ना कमाए। और ये लोग जो है मगरिब में क्या है, जो पैसा कमाता उसी की वैल्यू। बात समझ में आए? तो जो लोग उधर महरूम रहेंगे वो लोग इधर खींच कर आएंगे कि नहीं कि भाई इनकी कम्युनिटी में क्या है कि इंसानों की वैल्यू है और उनकी कम्युनिटी में मशीनों की वैल्यू है। तो फिर देखोगे आगे चल कर के रूह व बदन की लड़ाई यही होगी, मशीन में और रूह में। यानी इंसान की वैल्यू इधर रहेगी और मशीन की वैल्यू इधर रहेगी। तो मुसलमान अगर फैमिली सिस्टम को मजबूत करे तो फिर अमेरिका को भी हराया जा सकता है और चाइना को भी हराया जा सकता है। और दुनिया के अक्सरियत जो है फिर कौन सा आइडियोलॉजी पसंद करेंगे? इस्लाम वाला, कि भाई यहाँ पर इंसानों की अहमियत भी है और इंसानों की भलाई भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।